ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। इरादत नगर क्षेत्र में सड़क के किनारे मिली लाश से क्षेत्र में मचा हड़कंप। छानबीन करने पर कॉन्वेंट स्कूल के मैनेजर के रूप में हुई शिनाख्त। मासिक समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने कसे अधिकारियों के पेच। विभागीय प्रगति से दिखे नाखुश, खामियों को सुधारने के दिए आदेश। सूबे में समाजवादी शासन के 3 वर्ष पूरे होने पर सपाइयों में उत्साह। सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने को हर विधानसभा में करेंगे सभा। और कैबिनेट मंत्री राजा रिद्धमन सिंह ने गगन के परिजनों को दी सांत्वना। मृतक के घर पहुंचकर द्रवित परिवार के दुख में हुए शरीक। और अब खबर विस्तार से। मासिक समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने मंडल भर के अधिकारियों के कसे पेच, जिन्होंने कमिश्नरी सभागार में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर ककरेतर तक की समीक्षा की। मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर ने सभी अधिकारियों से उनकी विभागीय प्रगति जानी और उन्हें ताकीद करते हुए खामियों को सुधारने की चेतावनी भी दी। आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद के जनपदों में चल रही प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर कमिश्नरी में वरिष्ठ अधिकारियों ने चर्चा की। मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर ने जिनके कामों की गुणदोष के आधार पर समीक्षा की। इस मीटिंग में विभिन्न जिलाधिकारियों के अलावा चारों जनपदों के सीडीओज भी मौजूद रहे, जिनसे बारी बारी से उनके जिले के हालातों पर वार्ता हुई। लॉ एंड ऑर्डर पर जहां उन्होंने काफी जोर दिया, तो वहीं कर करेतर के मामलों में भी कमिश्नर भटनागर ने उनसे तमाम सवाल जवाब किए। आज भी सर्कुलर भी निकलवाओ, फिर उनके साथ डिस्कस करें, क्यों नहीं करें? ठीक क्या मार्केट रेट डीएम रेट और नहीं, बहुत महीनों से यही चल रहा है, तो इसको शॉर्ट आउट करो। लेकिन मैंने तो बताया बात है सर, एक एप्लीकेशन करा पाया हम लोग जिले में, एक भी नहीं आया। 3 एप्लीकेशन 3 आए सर, मतलब 1 करोड़ 80 लाख का इन्वेस्टमेंट है सर इसमें। दरअसल ये हर महीने होने वाली मासिक समीक्षा बैठक थी, जिसमें कमिश्नर ने बीते महीने दी गई हिदायतों के संबंध में भी की गई कार्रवाई का जायजा लिया और इस मीटिंग में भी धीमी रफ्तार वाले विभागों को काम में तेजी लाने की हिदायत दी गई। आला अधिकारियों की सख्ती देखते हुए बैठक के दौरान मौजूद ज्यादातर अफसरों के होश उड़े रहे, जिन्होंने मीटिंग खत्म होने के बाद ही राहत की सांस ली। थाना इरादत नगर के देवरी गांव के सड़क किनारे शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना मिलने पर पहुंचे लोगों ने मृतक की पहचान कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक के रूप में की, जो कल सुबह से लापता था। देवरी रोड पर सुबह सड़क किनारे शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मृतक की शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए। पुलिस को पता चला कि मृतक का नाम हृदय नारायण है, जो थाना शाहगंज क्षेत्र में रहता है और जी कॉन्वेंट स्कूल में प्राचार्य के पद पर कार्यरत था। पोस्टमार्टम गृह पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक सुबह 8 बजे घर से स्कूल जाने के लिए निकले थे, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचे, जिसके बाद परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद थाना शाहगंज में भी रिपोर्ट लिखवा दी गई। वहीं शनिवार दोपहर को सूचना मिलने पर उन्होंने शव की शिनाख्त की। परिजनों का कहना है कि किसी ने उनकी हत्या की और शव को यहां फेंका है। 8:30 बजे शुक्रवार को निकले थे स्कूल के लिए, लेकिन स्कूल पे पहुंचे नहीं थे। पास में स्कूल है, स्कूल से 5 मिनट का रास्ता है, वही सड़क पे ही है, ऑन रोड पे पैदल ही गए थे। फिर उसके बाद हमने ढूंढा ढांडी करी है, कोई पता नहीं चला है। फिर शाहगंज में रिपोर्ट लिखवाई है गुमशुदगी की। फिर शनिवार को मालूम चला है कि ऐसे ऐसे ये देवरी रोड पे लाश मिली है इनकी, वो हमने शिनाख्त करी है। ये हत्या का ही मामला लग रहा है। रंजिश वगैरह ऐसी तो कोई नहीं थी, लेकिन ये जो लग रहा है अभी वो परिवार में ये बैठ के हम बात करेंगे। पुलिस अब इस पूरे मामले की बारीकी से जांच में जुट गई है। देखना होगा कि हत्या की इस गुत्थी को कब तक सुलझाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली को और अधिक हाईटेक बनाने के उद्देश्य से अब सभी शहरों के पुलिस कंट्रोल रूम को आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है, जिसके लिए आगरा और वाराणसी को चयनित किया गया है। इसी को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जल्द ही इसको लेकर कार्य शुरू हो जाएगा और हाईटेक 100 से कार्य में तेजी आएगी।
इससे रिलेटेड मेरी बात अभी ऊपर चल ही रही है, अभी काम शुरू नहीं हुआ है, जल्दी शुरू हो जाएगा। और इसमें काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, आगरा में CCTV कैमरा भी उसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो बड़ा हाईटेक कंट्रोल रूम होगा और स्क्रीन होगा अपना, जिसमें पूरे आगरा के बारे में सिचुएशन, वहाँ के क्राइम की सिचुएशन उसमें डिस्प्ले होगी। एक और उसमें मॉडर्नाइजेशन में और एक काम अच्छा हुआ है जो स्पेशली मैं कहूँगा आगरा में हुआ है, जो करीब 2 दर्जन हमने स्क्रीन्स लगाई है अलग अलग चौराहे में। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम पुलिस के बारे में, पुलिस की इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं कि आपको किधर से जाना चाहिए, कहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है, या पुलिस जो सैलानी आ रही है उनको इंफॉर्मेशन दे रही है कि फला रोड से जाना चाहिए ताजमहल देखने के लिए या नहीं जाना चाहिए, या अन्य सूचनाएं जो पुलिस से रिलेटेड है, या कोई गाड़ी चोरी हो गई उसकी भी सूचना हम देंगे। तो ये एक मॉडर्नाइजेशन में स्पेशली आगरा में हुआ है, और आगे भी कंट्रोल रूम जब बन जाएगा यहाँ पे तो सिस्टम बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। प्रमुख सचिव द्वारा प्रदेश के 48 जिलों में क्राइम ब्रांच टीम के पुनर्गठन के निर्देश के बाद आगरा में इसको लेकर कवायद शुरू हो गई है। इसके साथ ही साइबर क्राइम को लेकर भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तकनीक के साथ काम करने की बात कही है, जिससे क्राइम कंट्रोल में मदद मिलेगी। देखिए, क्राइम ब्रांच तो मॉडर्नाइज होना ही चाहिए, क्योंकि क्राइम एक स्पेशलाइज्ड वर्क है जो इन्वेस्टिगेशन से अलग है, हटके है, और उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए। रिसेंटली हमने क्राइम ब्रांच के ही लिए नहीं, हमने इवन साइबर क्राइम के लिए भी लिख के भेजा है कि आगरा में साइबर क्राइम के लिए एक स्पेशल पुलिस स्टेशन होना चाहिए, और यहाँ पे साइबर क्राइम से रिलेटेड घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो स्पेशलाइज्ड क्राइम ब्रांच और स्पेशलाइज्ड साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, ये आगरा की बहुत ज़रूरत है इसको। लेकिन मुझे ये कहना है कि ये अच्छी बात है कि आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि आप कोई क्राइम छुपा नहीं सकते। इवन अगर इन्हें वर्दी में भी कोई क्राइम कर रहा है तो वो बातें सामने आ रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो ये एक उदाहरण है सभी लोगों के लिए कि अगर आप इन्हें SOG में रहोगे या क्राइम ब्रांच में रहोगे और क्राइम करोगे तो छुपेगा नहीं, आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उस छवि से बाहर निकलने के लिए क्या प्रयास रहेगा? देखिए, चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज़रूरी है। तो चेक्स एंड बैलेंसेस यही है कि अगर ऐसी कोई बात आती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। थाना खेरागढ़ क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सूचना मिली कि बड़ी संख्या में बंदरों की मौत हो गई है और इन बंदरों को उटंगन नदी के किनारे गाड़ दिया गया है, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है। मामला खेरागढ़ कस्बे का है, जहां करीब 80 बंदरों की मौत का मामला सामने आया है। आशंका जताई जा रही है कि बंदरों को जहर देकर मारा गया है। बंदरों की मौत की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। बंदरों को खेरागढ़ कस्बे की उटंगन नदी के तट पर दफनाया गया था। पुलिस और वन विभाग की टीम ने खुदाई कराई और बंदरों को बाहर निकलवाया। पिछले 3 दिन से बंदरों की मौत हो रही है, लेकिन विभाग सोया हुआ है। अब बंदरों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, जिससे ही साफ होगा कि आखिर बंदरों की मौत के पीछे कारण क्या है। उनकी सर पता नहीं है कोई मारा। ये कहाँ मिले थे आपको? ये जो है उटंगन नदी के तीर में कोई दबा गया है। अब इन पर क्या कार्रवाई इनके जो? अब इनका जो है अभी तो हम जो अज्ञात में FIR दर्ज कराएंगे, अपने विभाग में भी FIR दर्ज कराएंगे। तो ये बंदर है के अंतर्गत। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बंदरों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कैसे बंदरों की मौत हुई? इनकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वन विभाग सोता रहा? स्थानीय लोगों में भी इसको लेकर काफी आक्रोश है। इतने बंदर मारे जा रहे हैं जिसकी कोई संख्या नहीं है। 42 बंदर यहाँ पर है और आपका सही है, चित्रा मिले अभी बंदर। ठीक है सर, मैं रुकता हूँ। और यदि बंदर ऐसे ही मारे जाएंगे तो बजरंग दल आंदोलन करेगा। 24 घंटे का अल्टीमेटम है हमारा। बंदर जो जिन्होंने बंदर मारे उनको पकड़ाया, अन्यथा 24 घंटे बाद हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ताज महोत्सव के आगाज से पहले ही पर्यटन पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौकस दिखाई दे रही है, जिसके बाद ताज परिसर में बिना चेकिंग किसी भी वाहन को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। साथ ही चेकिंग में हर आम खास की सघनता से तलाशी की जा रही है। ताज परिसर में जहां हर दिन हजारों पर्यटक आते हैं, तो वहीं ताज महोत्सव के आगाज से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन पहले से ही सतर्क हो गया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने ताज परिसर में एक चेकिंग अभियान चलाया। इसमें हर आमो खास की सघनता से चेकिंग हुई।
वहीं संदिग्ध वाहनों को ताज परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। ताज महोत्सव, जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से हर वर्ष आगरा में लगाया जाता है और इस महोत्सव का लुत्फ उठाने देश और विदेश से पर्यटक आगरा आते हैं, तो वहीं इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आगरा प्रशासन की ही होती है। इन मेहमानों के साथ कहीं कोई अप्रिय घटना न हो जाए, इसीलिए पुलिस प्रशासन ताज महोत्सव के आगाज से पूर्व ही सुरक्षा को लेकर चौकस हो गया है। स्वाइन फ्लू के आधा दर्जन मामले संज्ञान में आते ही आगरा प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिला अस्पताल में इसको लेकर पूरी तैयारियां हैं और पर्याप्त मात्रा में दवाएं भी उपलब्ध करा दी गई हैं, जिसके बाद ऐसे मरीजों पर सीधी नजर रखी जाएगी। स्वाइन फ्लू की आगरा में दस्तक के साथ ही आगरा प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह सतर्क हो गया है। एडीएम सिटी ने बताया कि आधा दर्जन मरीजों में इससे ग्रसित होने के लक्षण पाए जाने के बाद जिला अस्पताल और एसएन इमरजेंसी को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं कि वो इससे निपटने के लिए पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित रखें, जिससे किसी भी परिस्थिति में इससे निपटा जा सके। और इसी के साथ इससे निपटने के लिए पर्याप्त दवाइयों का भी प्रबंध कर लिया गया है। अभी किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। सभी लोगों के सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे गए हैं, जहां से रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जिला प्रशासन इसे लेकर पूरी तरह सतर्क है। कोई दैवीय आपदा संबंधित या इस तरह की बातें आती हैं, जिलाधिकारी महोदय हमारे इसमें बहुत गंभीरता से इसमें एक्शन लेते हैं और सीएमओ वगैरह सबको निर्देश है कि इस तरह के जितने भी मामले प्रकाश में आए तत्परता से उसमें कार्रवाई की जाए और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एसएन मेडिकल कॉलेज, सब जगह पूरी क्षमता के साथ व्यवस्था है। जो 4-5 संदिग्ध मामले आए हैं, अभी वो डिटेक्ट पूरे नहीं हो पाए हैं, उनकी छानबीन और जांच की जा रही है। क्या तैयारियां रहेंगी? क्या इसमें प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी किए गए? दवाओं की कोई कमी नहीं है, दवाएं पर्याप्त हैं। जो स्वाइन फ्लू की प्रतिरोधी दवाएं हैं वो हैं हमारे पास पर्याप्त, और जो भी मामले आएंगे उनको 100% हम लोग यहीं देख के उनको फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ताज न्यूज। साईं आशा प्रॉपर्टी एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साईं आशा प्रॉपर्टी, शॉप नंबर 56, सोकोटा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद स्वागत है, देखते हैं अगली खबर। युगांडा में हुई नक्सली हिंसा का शिकार हुए आगरा के होनहार नौजवान गगन की मौत के बाद शनिवार को कैबिनेट मंत्री राजा महेंद्र अरिदमन सिंह उनके निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से मिल उन्हें सांत्वना देते हुए मुख्यमंत्री कोष से आर्थिक सहायता दिलाने की बात भी कही। सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री राजा महेंद्र अरिदमन सिंह अंसल कोर्टयार्ड स्थित गगन के घर पहुंचे। गगन की मृत्यु युगांडा में हुई नस्लवादी हमले के दौरान गोली लगने से हुई थी, जिसके बाद मृतक के परिजनों को बड़ा आघात पहुंचा। गगन के अंतिम संस्कार के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी और नेता नहीं पहुंचा था, जिसके बाद
शनिवार को कैबिनेट मंत्री ने मृतक के घर पहुंच उन्हें सांत्वना दी और मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री कोष से आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन भी दिया, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। समाजवादी पार्टी की सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर सरकार की द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से अब हर विधानसभा में जनसभाएं करने की योजनाएं बनाई गई हैं, जिस पर अमल करते हुए दक्षिण विधानसभा के जयपुर हाउस में जनसभा आयोजित की गई। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रदेश की सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी जनता के बीच अभी से अपनी पैठ बनाने और सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की योजना बनाई है, जिसके लिए प्रदेश स्तर से आदेश आए हैं कि सभी विधानसभाओं में जनसभाएं कर प्रदेश सरकार के द्वारा कराए गए कामों का प्रचार प्रसार करें। इसी श्रृंखला में दक्षिण विधानसभा में एक जनसभा आयोजित की गई। इस जनसभा को जयपुर हाउस में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में मौजूद जन समूह को संबोधित करते हुए सपा नेताओं ने सरकार की नीतियों का प्रचार कर बताया कि पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उनमें से लगभग सभी वादों को 3 वर्ष के कार्यकाल में ही पूरा कर दिया गया है। बाकी योजनाओं पर भी कार्य चल रहा है। सरकार आगामी 2 वर्षों में 100% वादों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में 3 साल के अंदर जो चुनाव के समय वायदे किए थे वो वायदे पूरे कर दिए हैं। तो जनता को हम ये जनसभाओं के माध्यम से संदेश आते हैं कि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। चुनाव के समय लोग वायदे करके सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन वायदों को पूरा नहीं करते। समाजवादी पार्टी की सरकार ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने सारे वायदों को 3 साल के अंदर पूरा कर दिया है और वायदों के अतिरिक्त भी बहुत भी उत्तर प्रदेश सरकार जनहित के कार्य कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार जनता की भलाई तत्पर है और पिछले 65 सालों के अंदर सारी सरकारों ने मिलकर इतना काम नहीं किया है जितना समाजवादी पार्टी की सरकार ने 3 सालों के अंदर प्रकार की योजना को शिलान्यास किया है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाएंगे जनता के लिए। उसी कड़ी में आज दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनसभा का आयोजन कर इन योजनाओं को जनता को बताकर उनको लाभ देने का काम किया जा रहा है। साथ ही इस आयोजन की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि क्षेत्र से जुड़े जितनी भी समस्याएं तत्काल निस्तारित कराकर लोगों के लाभ प्रदान करने का हम काम कर रहे हैं। सपा नेताओं का कहना है कि सरकार ने जिस तरह 3 वर्ष में ही जनता से किए वादों को पूरा किया है, उसका लाभ पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में जरूर मिलेगा और अगली सरकार भी सपा की ही बनेगी। समाजवादी पार्टी ने जितने भी वादे किए थे वो पूरे करते हुए आ रही है और अभी भी हमारे पास 2 साल बाकी हैं। 3 साल में जो भी हमने कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, ये सब तो दिया ही दिया, प्लस विकास की उस लहर बढ़ा दी जिसमें कि आप आगरा को भी ले लीजिए तो थीम पार्क, लखनऊ में मेट्रो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे, सिर्फ आगरा में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही दोबारा सरकार बनाएगी और कोई पार्टी सरकार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर अभियान को भाजपा के कार्यकर्ता बेहद गंभीरता से लेते चले आ रहे हैं। इसी कड़ी में डिजिटल सदस्यता अभियान में आगरा महानगर ने लक्ष्य पूरा करते हुए ब्रज क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है। अब भाजपा 8 से 11 फरवरी तक घर घर चलो हर घर चलो अभियान चलाकर सदस्य बनाएगी। टोल फ्री नंबर 1800-266-2020 पे डायल करके जो उस पर इस प्राइमरी नंबर आता है, प्राइमरी नंबर आने के बाद जो एसएमएस करते हैं उस पर नाम, पता और पिन कोड नंबर यदि अवेलेबल है तो आईडी, वोटर आईडी या ईमेल नंबर भी देना होता है। पूरे देश में कल तक जो आज सुबह कल तक की जो सदस्यता हुई है वो 5 करोड़ क्रॉस कर गई है पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश की सदस्यता जो क्रॉस हुई है 1.25 करोड़ के ऊपर, 1.25 करोड़ प्लस हुई है। नगर निगम की टीम ने पचकुरिया क्षेत्र का दौरा कर जानी वहां की समस्याएं, जिन्हें भीमनगरी महोत्सव के लिहाज से दूर कराए जाने की आवश्यकता बताई गई। विभागीय अधिकारियों ने इस दौरान कई मोहल्लों में जाकर सर्वे किया, जबकि इस मौके पर मौजूद क्षेत्रीय आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने नाली, सड़क और खरंजों के समय रहते निर्माण की मांग की है। पचकुरिया क्षेत्र में सजने वाली भीमनगरी के लिए सरकारी कवायदे भी शुरू हो गई हैं, जहां विभिन्न विभागों के स्टाफ ने क्षेत्र में भ्रमण शुरू कर दिया है। इसी क्रम में नगर निगम की टीम भी आयोजन वाले इलाके में निरीक्षण करने पहुंची, जहां उसने क्षेत्रीय कमेटी के लोगों के साथ विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की।
विभागीय इंजीनियर्स ने उन सभी क्षेत्रों का दौरा भी किया जिनमें नगर निगम की ओर से काम कराए जाने हैं। जबकि भीमनगरी आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि लगभग 7 मोहल्लों के दायरे में सजने वाले इस महोत्सव में दर्जनों काम होने हैं, जिसके लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल इन इलाकों में विकास के लिहाज से सरकारी प्रक्रिया में कई काम होने हैं जिनको विभिन्न विभाग पूरा कराएंगे। इस आयोजन के पीछे इन कमेटियों की यही मंशा है, जिसमें अब ये लोग भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जलकल ने प्रशासन को खत लिखकर बड़े बकायेदारों से वसूली करने का सहयोग मांगा है ताकि विभाग की वसूली में इजाफा हो सके। जल महाप्रबंधक ने प्रशासन का सहयोग मिलने की उम्मीद जताई और विभाग की लगातार हो रही वसूली से भी महाप्रबंधन को काफी उम्मीदें हैं। जल संस्थान अपनी वसूली को लेकर हमेशा ही फिसड्डी रहा है, जिसका कारण है कि वसूली में लगे कर्मचारियों की लापरवाही और ढुलमुल रवैया। इसके बाद अब हाईकोर्ट ने भी जलकल को फटकार लगाई है। जलकल महाप्रबंधक की ओर से अब जिलाधिकारी वित्त को पत्र लिखकर वसूली कराए जाने की गुहार लगाई है ताकि विभाग को राजस्व की प्राप्ति हो सके। जलकल की महाप्रबंधक मंजू रानी गुप्ता का कहना है कि हमें प्रशासन से सहयोग की पूरी उम्मीद है ताकि उनकी सख्ती के बाद शहर के बड़े बकायेदार भी अपना बकाया जमा करा सकें। अब जल संस्थान की वसूली पर विशेष रूप से प्रशासन की ओर से ध्यान दिया जा रहा है और हमारी वसूली, अब मुझे उम्मीद है कि इस बार वसूली बहुत अच्छी होगी। बड़े बकायेदार हैं, चाहे वो कॉलेज हो, उनकी वसूली भी अब उस पर प्रशासन बहुत जागरूक है उसमें, और हमें उम्मीद है कि ये वसूली जो है जल्दी से ही जल संस्थान के लिए प्राप्त हो जाएगी। प्रशासन अगर सलाह देता है तो विभाग को उससे कितना लाभ मिल पाएगा और उस वसूली से शहर की जनता का कितना भला होगा। अगर जल संस्थान की लाइबिलिटीज पूरी हो जाएंगी या उसमें से कुछ % हम लोगों को पैसा मिलेगा, कर्मचारियों की देनदारी पूरी होंगी, तो बट नेचुरल हम और ज़्यादा क्षमता से काम करेंगे और जनता का इसमें जो है लाभ होगा। अब अगर जलकल के बड़े बकायेदारों की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से आगरा के नामी स्कूल जैसे सेंट पैट्रिक जूनियर कॉलेज पर करीब 8 करोड़, सेंट पीटर्स कॉलेज पर करीब 7.5 करोड़ का बकाया है, जबकि जलकल का सबसे बड़ा बकायेदार सेंट पॉल है, जिस पर जलकल का सबसे अधिक यानी कि करीब 14 करोड़ का बकाया है, जो वर्षों से जमा नहीं करवाया गया है। इतना ही नहीं, जलकल के बकायेदार कई बड़े सरकारी विभाग भी बकायेदारों की सूची में शामिल हैं। इनकी अगर बात की जाए तो इनमें प्रमुख हैं मंडी समिति करीब 2 करोड़ रुपए, सूर सदन करीब 60 लाख और विकास भवन करीब 67 लाख रुपए के बकायेदार हैं, यानी कुल मिलाकर करीब 41 करोड़ की बकायेदारी। बहरहाल अब इन बड़े बकायेदारों से कब तक बकाया वसूला जा सकेगा, ये कहना जरा मुश्किल है। आगरा में खुलेआम हो रहा है चकबंदी एक्ट का उल्लंघन। विभागीय अधिकारियों की मदद से जहां पावरफुल लोग नियमों को धता बता रहे हैं। ताजा मामला तहसील एतमादपुर से जुड़ा है, जहां चकबंदी के दायरे में आ रहे एक बड़े क्षेत्र को प्रशासनिक अनदेखी के चलते धड़ल्ले से निजी इस्तेमाल में लाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। आगरा जनपद में नियम और कायदों को ताक पर रखकर काम करने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। ताजा मामला तहसील एतमादपुर से जुड़ा है, जहां प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए गए हैं। इन अधिवक्ताओं ने यह आरोप लगाते हुए चकबंदी प्रक्रिया में लापरवाही बरतने की बात कही है। इनके मुताबिक तहसील प्रबंधन क्रयशुदा जमीन के संबंध में चकबंदी नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों पर साठगांठ का आरोप लगाने से भी परहेज नहीं किया और एसडीएम से लेकर जिला प्रशासन के अन्य अफसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। अधिकारी हैं वो कानून को ताक पर रखकर सिर्फ पैसे के ऊपर आदेश पास कर रहे हैं। 143 के जितने भी आदेश होते हैं
चकबंदी के 5C के जितने भी आदेश हैं उसमें सिर्फ पैसा ही ऐसी चीज़ है जो मायने रखती है। कानून यहाँ कोई मायने नहीं रखता है। 90 दिन का आदेश होता है कि 90 दिन के अंदर अगर किसी को कंस्ट्रक्शन, हम तहसील एतमादपुर में इस मामले को उठा रहे हैं कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो बिल्डरों से मिलकर अवैध ढंग से बिल्डरों को लाभ पहुंचाते हैं और उनसे फिर नाजायज ढंग से उसका एडवांटेज लेते हैं। फिलहाल ये वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। साई आशा प्रॉपर्टी एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टी, शॉप नंबर 56, 100 फुटा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। दलित बाहुल्य क्षेत्रों में खुले शराब के ठेकों से छिन रहा है सैकड़ों परिवारों का सुख चैन, जिनके सदस्य इस बुरी लत की चपेट में आकर अपनी सारी कमाई दारूबाजी में उड़ा रहे हैं। आए दिन होने वाले कलेश के चलते भारतीय बौद्ध महासभा ने इसका विरोध किया है। महासभा के पदाधिकारियों ने बताया कि इसके संबंध में 9 फरवरी को तहसील सदर में एक विशाल धरना देकर दलित बाहुल्य इलाकों से शराब के ठेके हटाने की मांग की जाएगी। उसको हटाने का प्रति राष्ट्रीय बोर्ड महासभा द्वारा तहसील प्रांगण में 9 फरवरी सोमवार को रात 11 बजे से 4 बजे तक धरना प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिससे कि ये शराब से लेकर दलित मामलों के आसपास घनी आबादी से दूर स्थिति से भागती है। पुरानी सरकार में अपने घर का सपना संजोने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का सपना अब साकार होता दिखाई दे रहा है। डूडा गरीब आवासीय योजना के तहत आवंटियों को मिलने वाले मकानों का आवंटन आगामी 13 तारीख को निगम प्रांगण में किया जाएगा, जिसकी जानकारी पात्रों को पत्र के माध्यम से दी गई है। सरकार की गरीबों को अपना आवास देने की योजना को अमल में लाते हुए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के अपने घर का सपना पूरा होने जा रहा है। डूडा द्वारा बनवाए गए ताजगंज वार्ड में करीब 850 मकानों का आवंटन आगामी 13 फरवरी को नगर निगम प्रांगण में होने जा रहा है, जिसमें पात्रों को मकान दिए जाने हैं।
डूडा के प्रोजेक्ट निदेशक इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि पात्रों की सूची बनाकर पात्रों को पत्र के माध्यम से सूचना दे दी गई है के द्वारा कई इलाकों में अपने अफोर्डेबल हाउसिंग बनाए जा रहे हैं, जिनमें से जो ताजगंज क्षेत्र है वहाँ पर जो ग्रुप हाउसिंग बनाए गए हैं लगभग 800 साढ़े 800 की संख्या है। उनके जो आवेदनकर्ता थे उन आवेदनकर्ताओं की पात्रता की जांच कर ली गई है और जो पात्र पाए गए हैं अभ्यर्थी उनको लॉटरी पद्धति से आवास आवंटन की कार्रवाई 13 तारीख को नगर निगम परिसर में सुबह प्रारंभ की। गौरतलब है कि सरकारी योजना के तहत आगरा में हजारों गरीबी आवास बनाए जाने हैं, जिनको बनाए जाने का काम डूडा द्वारा कराया जा रहा है। साथ ही अन्य मकानों के पूरा होते ही और आवासों का जल्द ही आवंटन कर दिया जाएगा, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का भी अपने घर का सपना जल्द पूरा होगा। आगरा विकास प्राधिकरण सील हो चुके निर्माणों के ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कर चुका है, लेकिन आदेश को अमली जामा पहनाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कई मामलों में पहले ही कई आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिसके बाद विभाग को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा सील किए गए कई निर्माणों में से अब विभाग इनके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को जल्द ही अमल में ला सकता है। अपनी कार्यवाही को अमल में लाने से पहले चिन्हित किए गए 98 अवैध निर्माणों को आगरा विकास प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है और अपनी कार्यवाही की जानकारी दी है। विभाग की ये कार्यवाही अवैध निर्माणों को करने वालों के लिए एक सबक होगी, जिससे निश्चित ही अवैध निर्माण करने वालों पर लगाम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। गौरतलब है कि विभाग ने सभी लोगों को 15 दिनों तक का समय दिया है, जिसके बाद विभाग का हथौड़ा ऐसे निर्माणों पर चलना तय है जो नियम के विरुद्ध बनाए गए हैं। ताज परिसर में प्रवेश करना इस वक्त क्षेत्रीय लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन गया है, क्योंकि ताज परिसर में प्रवेश करने के लिए ताज सुरक्षा पास की आवश्यकता होती है। वो पास इस वक्त आरटीओ विभाग में नहीं बन रहे हैं, जिससे ताज परिसर के व्यापारी और निवासी खासे परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में कोई भी वाहन प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग ताज के 500 मीटर के दायरे में ही रहते हैं या ताज परिसर में व्यापार करते हैं, तो उनके लिए ताज सुरक्षा और आरटीओ विभाग ने एक पास जारी किया था, जिनसे वाहनों को ताज के 500 मीटर के दायरे में प्रवेश मिल जाता था। लेकिन इस वक्त ताज परिसर के लोग खासे परेशान हैं, क्योंकि आरटीओ विभाग इस वक्त ताज सुरक्षा पास नहीं बना रहा है, जिससे जिनके पासों की निर्धारित तारीख खत्म हो चुकी है उन्हें भी पास नहीं मिल पा रहे हैं और उन लोगों को ताज सुरक्षा में तैनात कर्मी प्रवेश नहीं दे रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय लोग खासे परेशान हैं। वहीं जो लोग नए वाहन खरीदते हैं उन्हें भी पास नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके वाहनों को ताज परिसर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। आरटीओ में परेशानी आ रही है, जितने भी नए वाहन आए हैं उन वाहन धारकों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि अभी यहाँ से तो सत्यापन होकर चला जाता है, मगर जब आरटीओ जाते हैं तो आरटीओ से रोक देता है, उसके पास है ही नहीं। वो सीधे ये कह देते हैं कि कमिश्नर साहब के पे जाइए। अब उसमें एक नया ट्रायल कर दिया है उन्होंने कि थाना पहले चौकी सत्यापन करेगी, फिर थाना करेगा, थाने के बाद वो जाएगा तो कमिश्नर के यहाँ, फिर कमिश्नर उसका सत्यापन करेंगे, तब जाकर के आरटीओ पास देगा। फिलहाल तो ताज परिसर के व्यापारी और निवासी पास न बन पाने को लेकर काफी परेशान हैं, पर देखने वाली बात यह है कि विभाग कब तक इन पासों को दोबारा बनाना शुरू करता है, ताकि ताज परिसर में रहने वाले और ताज परिसर से अपनी रोजी रोटी कमाने वाले लोगों की परेशानी खत्म हो सके। आगरा शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 18 फरवरी से हो रहे ताज महोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी होती दिखाई दे रही हैं। वहीं इस वक्त शिल्पग्राम में पेंटिंग का काम जोरों पर है। ये चित्रकारी इतनी खूबसूरत है कि किसी का भी मन मोह ले। आगामी दिनों में होने वाले ताज महोत्सव की तैयारियां इस वक्त जोरों से चल रही हैं। शिल्पग्राम में ताज महोत्सव को बेहतर और आकर्षक बनाने की पूरी कोशिश विभाग के द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में इस वक्त शिल्पग्राम में मुगलिया इतिहास को बयां करती पेंटिंग बनाई जा रही है। पर्यटन विभाग ने इस बार नए कलाकारों को शिल्पग्राम सजाने का मौका दिया है। वहीं पेंटिंग कर रहे कलाकार ने बताया कि वो बचपन से ही पेंटिंग कर रहे हैं। पहली बार विभाग ने उनकी कला को लोगों के सामने पेश करने का मौका दिया है, तो वहीं उन्हें करीब 1000 पेंटिंग शिल्पग्राम में बनानी है, जिसके काम को 17 फरवरी से पूर्व ही खत्म कर लिया जाएगा। मैं बचपन से कर रहा हूँ। ये ताज महोत्सव में क्या पहली बार? हाँ, ताज महोत्सव पहली बार। कैसा लग रहा है कि एक इतने बड़े महोत्सव में आपको पेंटिंग बनाने का मौका मिला? अच्छा ही लग रहा है, पहली बार मौका मिल रहा है यहाँ पर काम करने का। लगभग कितनी पेंटिंग है आप यहाँ पे बनाई? लगभग तो कम से कम कुछ नहीं 150, कम से कम 1000 पेंटिंगें बनेंगी 1000 से। अच्छा, तो कितने समय में इस काम को पूरा कर दें?
अब टाइम तो वही है, 18 से प्रोग्राम चालू है, इधर 17 तक कंप्लीट करना है। यूं तो आगरा शहर ऐतिहासिक इमारतों का शहर है, जिनमें से ताजमहल को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ताज के साए में बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। इसी को देखते हुए अब साउथ के डायरेक्टर भी ताज का रुख कर रहे हैं, जहां शनिवार को ताजमहल में एक साउथ फिल्म की शूटिंग को देख पर्यटकों के कदम ठहर गए। ताजमहल जो कि विश्व का एक अजूबा है, जिसके दीदार के लिए हर दिन हजारों पर्यटक आगरा आते हैं, तो वहीं इसकी खूबसूरती का कायल फिल्म जगत भी है। जैसा कि पहले भी कई फिल्म निर्माताओं ने ताज के साए में अपनी फिल्मों का निर्देशन किया है और जिसे दर्शकों ने खूब सराहा है। इसी क्रम में टॉलीवुड यानी कि फिल्म निर्माता भी अब बॉलीवुड के नक्शे कदम पर फिल्मों की शूटिंग ताज के साए में कर रहे हैं, जिसके चलते शनिवार को टॉलीवुड की एक फिल्म की शूटिंग ताज के साए में दिखाई दी। पर्यटक जो ताज के दीदार की चाह के लिए ताजमहल आए थे, उन्हें भी इस फिल्म की शूटिंग को देखने का अवसर मिला। वहीं फिल्म की शूटिंग पूरे ताज की खूबसूरती को देखते नजर आए। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।